आइए बढ़ते आगे और अब करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी आपके लिए और आएंगे, लेकिन एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स दो खास मेहमान राजेश पालिया और विकास सेठी साहब। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत कीजिए राजेश जी अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं सर, कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक में आज जो स्टॉक चुना है वो साइंट लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर हम वीकली और डेली सेटअप देखें तो स्टॉक ने एक अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसका ब्रेकआउट देते हुए दिखा है, जो कि करीब था इसका ऑलमोस्ट 510 के आसपास, और उसके ऊपर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके का ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहां से बाय एंड एक्यूमुलेट कैटेगरी में रखना चाहिए, और कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो इसको ऐड करते चले। 515-16 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम एडवाइस करेंगे 515 से 504 की रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 490 का स्टॉप लॉस रखें, और जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ उसके हिसाब से हमें लगता है इसके जो टारगेट आना चाहिए वो 590 से 600 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो साइंट लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में एसपीएल मिड कैप में। परफेक्ट, ये है आपके लिए साइंट खरीदने की राय। 590-600 के टारगेट रहे। सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी जी। देखिए, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म पिक है एक एमएनसी कंपनी है। एक एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन एक शानदार एमएनसी कंपनी है। कंपनी का नाम है एसाब इंडिया। ये कंपनी वेल्डिंग ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारोबार में है, और कंपनी गैस इक्विपमेंट, फिर आपके डिजिटल सॉल्यूशंस और इवन पीपीई और उससे रिलेटेड जो एसेसरीज है जैसे हेलमेट्स है, ग्लव्स है, आपके आई प्रोटेक्टर्स है, ये सब बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, शिप बिल्डिंग, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। इस स्टॉक को मैंने निचले लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड करा हुआ है, वहां पे शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो गए थे। अभी ये 1565 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का है, और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो 38% की कैगर से स्टॉक ने कंपनी ने प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूं। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 2000 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं, तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह। ईसाब इंडिया, ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से बेहतरीन पिक, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और सेठी साहब के बोलते बोलते स्टॉक में भी तेजी का माहौल आया है। तो ईसाब इंडिया यहां पर रखिए नजर। जय, आप बताएं 10 की कमाई कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी दीपांशु, 10 की कमाई में आज जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है आरसीएफ। 55.85 मतलब 56 रुपए के आसपास हम पकड़ते हैं कि 56 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको लेकर चलना चाहिए। आरसीएफ में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दीपांशु में देखने मिल रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में ऊपर में हमें लगभग 60 रुपए तक का पहला लेवल दिखाएगा। तो 56 के आसपास खरीदे आप। 60 का पहला टारगेट है। 60 अगर निकलता है दीपांशु इसमें, तो इसमें थोड़े अग्रेसिव टारगेट्स बनेंगे, वो है 67 तक के लेवल्स बाद में हमें देखने मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी अच्छा देखने मिल रहा है। ये स्टॉक अगर इसके मंथली से लेकर डेली चार्ट्स देखें तो सारे ही डिग्री पर इंडिकेटर्स ने क्लियरली बाय क्रॉसओवर दिया है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लियरली ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और रिसेंटली अगर मैं कहूँ आपको तो एकदम रिसेंटली ही हमें गोल्डन क्रॉसओवर ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। जनरली ये हम मानते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर देखने के बाद स्टॉक एक बुल फेज में आ जाता है, तो वो रिसेंटली देखने मिला है, और वॉल्यूम्स डेफिनेटली लास्ट एक हफ्ते से हमें बहुत ही अच्छे एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं इसमें। सो ऑन द लोअर साइड दीपांशु इसमें स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है लगभग 52 पर। पहला टारगेट 60 का रहेगा, सेकंड टारगेट 67-68 तक का रहेगा। तो आरसीएफ बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा स्टॉक बनकर आ रहा है अभी। सिर्फ 10 की कमाई के लिए ये बेहतरीन स्टॉक यहां पर करें खरीदारी। ये है जय की राय आपके लिए। आइए कुछ और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आएंगे और 10 की कमाई में भी, लेकिन एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी आपके लिए और बेहतरीन स्टॉक्स हैं। और आइए पोजिशनल पिक के तौर पर राजेश जी से पूछते हैं कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद है। राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी, पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है इक्लर्क्स सर्विसेज। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ने डेली चार्ट पे एक नेरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देते हुए दिखा है।
वीकली सेटअप के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉक सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है हमें लगता है ये स्टॉक अब यहां से एक अच्छा मूव देता हुआ दिखना चाहिए। 920 से 940 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके पोजिशनल बेसिस पे। तो कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो इसको ऐड करें। 830 से 815 ये एक बाइंग रेंज हम सजेस्ट करेंगे। 785 का स्टॉप लॉस रखें। 920 से 940 तक के टारगेट ई क्लर्क सर्विसेज में देखने को मिलना चाहिए। तो ये स्टॉक पोजिशनल कैटेगरी में हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। बिल्कुल, ई क्लर्क सर्विसेज नजर रखिए। आज तो स्टॉक खबरों के दम पर भी एक्शन में है। यूएस की इनकी एक सब्सिडियरी ने एक एक्विजिशन करा है तो वहां से भी एक्शन आ रहा है और पालवे साहब को भी पसंद है। मिड टर्म 920 940 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पर कुछ और कॉल्स आपके लिए तैयार है बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताइए सुमित जी। दिपांशु, लास्ट वीक हमने आयशर मोटर्स सेल दिया था और ऊपरी लेवल से आप देखिए स्टॉक करीब करीब 125 रुपए नीचे आ चुका है और जो टारगेट दिए थे वो टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो ये तो था आयशर मोटर का अपडेट सेल साइड के कॉल का जो लास्ट वीक दिया था। और अब यहाँ पे जो स्टॉक आया है वो भी मेरे पास सेल साइड का स्टॉक ही रडार पे आया है, ऑटो सेक्टर का ही है और स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली देखने को मिल रही है, यहाँ से दबाव देखने को मिल रहा है और ये सेलिंग प्रेशर अब और बढ़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प में मेरे को लग रहा है यहाँ से नीचे में 3080 3050 यानी यहां से एक अच्छा फॉल हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने सेल साइड का व्यू लेके काम किया वो पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करें और यहाँ पे सीएमबी पे फ्रेश सेलिंग करें क्योंकि स्टॉक ने पिछले 3 4 5 दिनों के लो आज एक ही दिन में मार्केट खुलने के साथ तोड़े हैं और तेजी के मार्केट में ये लो तोड़ रहा है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया तो हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट ज्यादा आएगी और एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। ऊपर में 3210 का स्टॉप लॉस लगा के बेचे 3050 तक के टारगेट हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 3100 का पुट जो कि 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 65 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक का मूव हीरो मोटोकॉर्प के 3100 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक मंदी करके चलने की सलाह रहेगी हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले और एक सेल व्यू लेके काम करे 1 से 2 दिनों के लिए, या शायद इस हफ्ते में एक अच्छा फॉल देखने को मिलना चाहिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प पर आती हुई। आइए पोजिशनल स्टॉक बाकी है सेठी साहब का। सेठी साहब ने लॉन्ग टर्म स्टॉक के तौर पर एसाब इंडिया ये दिया है स्टॉक खरीदारी करने के लिए आज से 2000 का टारगेट। सेठी साहब बताइए पोजिशनल स्टॉक आपके लिए। बिल्कुल अनिल जी, बिफोर मैं अपने पोजिशनल स्टॉक दूं कि कल वाला स्टॉक का अपडेट देना चाहूंगा। कल दोपहर को मैंने एबॉट इंडिया एक फार्मा कंपनी 16100 के लेवल पे रिकमेंड करा था। अभी वो 16600 700 के हाइस किए हैं उसने, मतलब 500 600 रुपए ऊपर है। आपको याद होगा मैंने 15900 का स्टॉप लॉस दिया था तो आपने बोला कि इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, तो मैं भी कॉन्फिडेंट था कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। मेरे टारगेट से बहुत ही जल्दी 17000 के इस स्टॉक में। जहां तक आज का पोजिशनल स्टॉक है अनिल जी, एक बहुत ही शानदार इंफ्रा स्टॉक है। कंपनी का नाम है एनसीसी, एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा कर रही है। एक जबरदस्त 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर हाल ही में हमने देखा जो बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। फिर इनका एक्चुअली प्राइस देखेंगे तो कुछ साल पहले 125-150 के लेवल्स पे स्टॉक चलता था और वहां से थोड़ा करेक्शन हुआ बिकॉज आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इनके कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, तो वहां से भी इनके काफी रिलेशंस में सुधार हो गया और ऑर्डर्स मिलने लग गए, ड्यूज क्लियर होने लग गए। एक जबरदस्त इंफ्रा कंपनी और विद इन द इंफ्रा स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट है। डेट इक्विटी रेशियो रीजनेबल है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो 12-13 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और बाकी जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत 105 लाख करोड़ का निवेश करने जा रही है 5 साल में, मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। अभी भी एक सस्ते 57 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली 70 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए का। 70 का टारगेट, 52 का स्टॉप लॉस। एनसीसी खरीदारी करिए। और कुछ दिन पहले मैनेजमेंट भी हमारे चैनल पर आई थी और उन्होंने बताया था बड़े प्लान्स हैं। 10,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिए थे FY21 के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने ने कंपनी ने अचीव कर लिया और आगे जाकर भी कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिल सकते हैं। तो एनसीसी पर आपको रखनी है नजर रखिए। कुछ और बेहतरीन पिक्स के लिए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, उनकी 10 की कमाई के आइडिया के लिए। बताएं सर।
दिपांशु, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है HDFC AMC, जिसको हम लगभग 2200-2300 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब 2800 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे रहा है और उस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो करेक्शंस पर थोड़ा सा लंबा नजरिया बना के HDFC AMC को एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें क्लियर ब्रेकआउट 2750 रुपए के ऊपर स्टॉक में हुआ है और ये स्टॉक अब वापस से 3400-3500 के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। हमारा जो पहला टारगेट है वो 3400 का, जो हमें लगता है 6 महीने में आना चाहिए, और उसके बाद फिर जो 3800-4000 इसके लाइफ टाइम हाइज हैं वो भी आपको स्टॉक में जल्द आते हुए दिखेंगे। तो काफी बड़ा अपसाइड मुमकिन है, डाउनसाइड लिमिटेड है HDFC AMC में हमारी खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो 2800 के लेवल्स पर खरीदिए और अपने लाइफ हाई की तरफ आपको स्टॉक फिर से एक मूव करते हुए दिखा सकता है। कोई परेशानी नहीं है, खरीद कर चलिए। ये है आपके लिए HDFC AMC। पर एक बार आज की जो शानदार लिस्टिंग है उस पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि अपने लिस्टिंग प्राइस के अब ऊपर ट्रेड कर रहा है बर्गर किंग। 114 के करीब स्टॉक लिस्ट हुआ था, फिलहाल 117 पर आप ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। इश्यू प्राइस 60 रुपए का था, तो ऑलमोस्ट उसका डबल आपको फिलहाल दिख रहा है। अनिल जी ने आपको IPO के स्टेज पर भी कहा था खरीदारी करके चलिए। आज सुबह भी कहा था कि लिस्टिंग गेन चाहिए तो लिस्टिंग गेन करें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, पोर्टफोलियो में रखना है तो भी अच्छी गेन्स आएंगे। अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर बर्गर किंग एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने आपको इस IPO और इस लिस्टिंग पर क्या सलाह दी थी। पैसा लगाने की राय तो बहुत क्लियर कट है। आप आंख बंद करके आराम से बर्गर किंग के IPO में पैसा लगाइए। ये मेरी बोल्ड ओपिनियन उन लोगों के लिए जो हमारे IPO के एनालिसिस को बिल्कुल ऐसे के ऐसे फॉलो करते हैं। मेरा ये समझना है ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। 60 रुपए की इश्यू प्राइस से डबल होने की ताकत रखता है। कब तक होगा ये वक्त बताएगा। लिस्टिंग गेन के लिहाज से और लंबी अवधि के लिए, दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। दमदार लिस्टिंग होगी ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दीप, और मुझे लगता है 3 डिजिट के ऊपर यानी कि 100 रुपए के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। प्रिसाइजली 110-120 रुपए की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग पर दुगुना होने की क्षमता है ही इसमें, और हम तो लिस्टिंग के बाद भी इसमें रुझान बना रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि अगर 110-120 लिस्ट हो गया तो लिस्ट होते ही नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर दमदार लिस्टिंग होती दिख रही है बर्गर किंग के IPO की। 118, 120, तो 110 से 120 रुपए की रेंज की जो हमने लिस्टिंग की बात की थी और लिस्टिंग पर दुगुना हो जाएगा, वो आपके सामने हो चुका है। जिन लोगों को मिला है उन लोगों को बधाई। बिल्कुल, जिन लोगों को मिला है उन लोगों को बधाई, और वो बर्गर ऑर्डर करके सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। अनिल जी, 119.50 का हाई है सर, तो 50 पैसे का अगर ग्रेस मार्क दे दें तो डबल तो आज ही हो गया लिस्टिंग के दिन सर। जबरदस्त लिस्टिंग है, क्या करें सर? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं लिस्टिंग पर तो बहुत बढ़िया है। डबल होने के बाद किसी को पूछने की राय की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरा ये मानना है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे पूरा अपसाइड खाना है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 105 या 110 का रखें, बस आप वहां पर निकल जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे, रिस्क कम रहे। तो 105 का या 110 का आपकी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रख लीजिए, और फिर अगर वहां पर आता है तो एग्जिट कर लीजिए। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और लॉन्ग टर्म है तो फिर चिंता भी नहीं है जी। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो चिंता की बात नहीं है। 105 के करीब आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए। बर्गर किंग 115, 116, 120 के ऑलमोस्ट करीब पहुंचता हुआ दिखा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भरपूर एक्शन बाकी है। हमारे गेस्ट कुछ और बढ़िया पिक्स देंगे, साथ ही NBCC की मैनेजमेंट जुड़ने वाली है हमारी एक्सक्लूसिव खबर और अपने बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करने के लिए 2 मिनट में लौटेंगे। आइए 10 की कमाई की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो कर ही चुके हैं, ब्रेक के बाद की फिर से शुरुआत करते हैं जय ठक्कर के साथ। वक्त है जय का जैकपॉट। बताइए, तगड़ा जैकपॉट शेयर।
बिल्कुल अनिल जी ये जो हमें ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है मार्केट में, बट अभी भी मैं कहूंगा कि ऑन द लोअर साइड 13,500 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है क्लियरली बुल्स हैव एन अपर हैंड, इसीलिए फिर से एक लॉन्ग साइड पर रिकमेंडेशन है। और अगर मैं ये स्टॉक का नाम कहूँ तो ये है मुथूट फाइनेंस, जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट देने को है, बिकॉज ये स्टॉक ने लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है अनिल जी, और एक्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट होने के बाद ये स्टॉक में एक रिवर्सल दिखाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस यहां से लगभग 1275 तक जा सकता है ऊपर में, तो इसका 1200 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 48 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। 1200 का कॉल ऑप्शन 48 पे आप खरीदिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो रखना है वो 37 का, 11 पॉइंट नीचे। पहला टारगेट जो बन रहा है इसका वो है 67 का, सेकंड टारगेट बनेगा 74 का। तो 1275 तक के लेवल से अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 75 की हो जाएगी अनिल जी। सो हम 74 का रखेंगे, 1 रुपए उसके नीचे टारगेट रखेंगे। तो 74 का सेकंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 67 का। मुथूट फाइनेंस का 1200 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं और 37 तक का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक जो ट्राइंगल पैटर्न में कंसोलिडेशन हो रहा है उसके हायर एंड ऑफ तक जा सकता है, और वो हायर एंड आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न का लगभग 1275 के आसपास। तो ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन रहा है लॉन्ग साइड पर। मुथूट फाइनेंस में कॉल आए ना तो आप लोग जल्दी से दे दिया कीजिए, नहीं तो क्या है इस स्टॉक पे ना पूरी तरह से वागले साहब भी लगे रहते हैं, विश्वेश जी की भी बड़ी पैनी नजर है, आपका भी ध्यान रहता है। कभी कभी बीच बीच में मौका मिले तो सुमित जी भी हाथ मार लेते हैं, तो और कुणाल जी राकेश जी भी जब फ्री होते तो इसकी तरफ देखते, तो जिसके भी कॉल आए ना पहले दे दो। अभी मैं पूछूंगा सब बोलेंगे देखो हाँ चार्ट पर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वागले साहब आ रहा है ना चार्ट पे? अनिल जी ये मोमेंटम स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आज के लिए मेरे रडार पर नहीं है। 1210 के पार होने के बाद ही मेरे रडार पर आएगा, तो फिलहाल मैं उसको छोड़ दूंगा। चलिए 1210 के पार करवाने की जिम्मेदारी है जय की, और उसके बाद आगे जिम्मेदारी वागले साहब को हम दे ही देंगे, पकड़कर इनके कंधों पर डाल देंगे। तो ये है जय का जैकपॉट मुथूट फाइनेंस का 1200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। शॉर्ट टर्म पिक्स राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी सिंजन लिमिटेड, सिंजन इंटरनेशनल। तो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, और वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो वीकली बेसिस पे भी इसमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रही है और स्टॉक कंफर्टेबली अब 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को अब यहां से बाय करना चाहिए। करंट लेवल से अगर कोई करेक्टिव एक्शन भी आती तो ऐड करें, 585 का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 660 से 670 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो सिंजन इंटरनेशनल बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म कैटेगरी में। ओके, तो सिंजीन यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी शॉर्ट टर्म का, ये है आपके लिए स्टॉक। 10 की कमाई विश्वेश जी की तरफ से आज रिकमेंडेशन बाकी है। विश्वेश जी बताएं 10 की कमाई कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में? दीपांशु देखिए मेरी ओर से जो रिकमेंडेशन है वो है राइट्स, और करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ी हुई है, और मैं जैसा कि फंडामेंटल्स के थ्रू जा रहा था तो 6,300 करोड़ का मार्केट कैप है, पीआर के पी पे मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की थी कि सिमिलर सेक्टर में एलएनटी आता है, और एलएनटी और राइट्स दोनों करंट सेम वैल्यूएशन पे थे, और इन दोनों की पैटर्न मोर और लेस सेम थी। एलएनटी का ब्रेकआउट हो चुका है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है राइट्स को ज्वाइन करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि 26.5% के ऑपरेटिंग मार्जिन से कंपनी ऑपरेट कर रही है। अब टेक्निकली बात करूं तो पिछले 7 से 8 महीने से स्टॉक एक 260-230 बैंड में ट्रेड कर रहा था, और 2 वीक पहले बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने बहुत ही अपने क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर क्लोज दिया, व्हिच वाज 260 और मुझे लगता है यहाँ पे राइट्स को बाय करना चाहिए। 269 के आसपास चल रहा है, और इसमें गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है ऑन अ मीडियम टर्म चार्ट। तो मुझे लगता है 250 मतलब 20 रुपए के स्टॉप लॉस से राइट्स को बाय करिए। 300 और 320 इसका ऑल टाइम हाई है, वहां तक के टारगेट तो मतलब ऑलमोस्ट 20% अपसाइड के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट्स को बाय करना चाहिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। 250 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। ये कि ये जो आपने कहा कि इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है, तो पहले तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, और दूसरा क्या ऐसा कोई सिल्वर, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज ऐसे क्रॉस ओवर भी होता है या खाली गोल्डन ही होता है?
अनिल जी, गोल्डन क्रॉसओवर एक पैटर्न होता है जिसके अंदर में मीडियम टर्म एवरेजेस जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस करता है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन आई एम रेफरिंग टू अ गोल्डन क्रॉसओवर, मैं रेफर कर रहा हूं कि 200 डे जो अपवर्ड जा रहा था उसको जब 20 डे क्रॉस करता है और उसके बाद में वॉल्यूम के साथ में, तो लास्ट वीक में अनिल जी 25 लाख शेयर के वॉल्यूम के साथ में स्टॉक 252 टू 70 गया था। अब उसके बाद 270 टू वापस 260 आया, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर की वैलिडिटी बढ़ जाती है कि वॉल्यूम था और मूव आया, पुल बैक आया और पुल बैक में खरीदी हो रही है। ना विशेष जी वो तो मैं समझ ही गया था, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ज्यादा मेरे समझने वाला था कि तो कुणाल जी से पूछता हूं, कुणाल जी सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम ऐसे क्रॉसओवर होते या नहीं होते, तो क्या आप बना सकते हैं ऐसे कुछ? अनिल जी देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अनिल जी समय के साथ बदल रहा है, तो बिल्कुल आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है अनिल जी। केवल गोल्डन क्रॉसओवर पर ही लोगों का फोकस है। हाँ। बहुत जल्दी मुझे लगता है जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं अनिल जी, हाँ। बहुत जल्दी आपको बाकी सारे मेटल के भी क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, आप खाली एसोसिएशन बनाने में फोकस मत करो, नए चार्ट्स, नए पैटर्न बनाने पर भी बराबर फोकस रखो। कुणाल जी आपका फोकस पूरी तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट्स के एसोसिएशन बनाने में। जी जैन साहब कुछ कह रहे हैं, जैन साहब बोलिए। अनिल जी मेरे पास है प्लैटिनम क्रॉसओवर, ये मैंने गोल्डन क्रॉसओवर से ही सीखा था। हाँ। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, बट जितना भी मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया और इधर उधर सब टेक्निकल एनालिस्ट से बात करके, और हमारे ऑफिस में भी टीम है। हाँ। 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 फिर 10, इसके ऊपर अगर कोई स्टॉक रहे और ये सारे के सारे कॉन्सोलिडेटेड रेंज में रहे, उस स्टॉक को ले लेना चाहिए। ये मेरे लिए प्लैटिनम क्या पैलेडियम प्लैटिनम सब है, ये प्लैटिनम क्रॉसओवर है ये। तो मैं सबसे ज्यादा देखता हूं 20 अगर डेमा 200 डेमा को निकालता है तो मैं उन्हीं स्टॉक्स को लाने की कोशिश किया हूं। फंडामेंटल्स में 10-15 पैरामीटर्स और टेक्निकल्स में अगर ये 5-6 पैरामीटर्स को समावेश कर दें तो जबरदस्त स्टॉक्स निकलते हैं। शायद मैं उसी स्ट्रेटेजी पे चलते आ रहा हूं, तो काफी सक्सेस मिली है अभी तक, तो बाकी आगे देखते हैं। प्लेटिनम तो हो गया, अब आप पेटेंट करा लो इसको, और बाकी जिन जिन लोगों के लिए रह गए जो वाले क्रॉसओवर, वो क्रॉसओवर भी अपने अपने बनाओ, अपने अपने पेटेंट कराओ। बस सिंपल चीजें, आगे बढ़ते जाओ। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब से लेनी है उनकी शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक जबरदस्त कंपनी है, कंपनी का नाम है टेस्टी बाइट फूड्स। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, और यूएस का तो भारतीय फूड का सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट ब्रांड है। वहां पे सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का। ये स्टॉक अभी 11,150 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 12,000 का टारगेट है। बाकी इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे भी एक कारण है, कल से एक फूड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का एक आईपीओ, मिसेस बेक्टर्स फूड का एक आईपीओ खुलने जा रहा है। मुझे लगता है कल से ये जितनी फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं सब फोकस में रहेगी, और वहां से ये बहुत ही शानदार स्टॉक मैंने पिक किया है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 74%, एफआईएस डीआईएस अराउंड 8.5% ओन करते हैं, और उन्होंने सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है इसमें। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि 11,150 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 12,000 के टारगेट है, बट ये एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक भी है। मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स 14,000-15,000 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। बस यही कि 11-12,000 का शेयर तो थोड़ा लिक्विड कम रहता है, तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीद सकते हैं आप और रख सकते हैं। जैन साहब ने भी, मुझे याद है पहले कई बार इस स्टॉक को कई बार इसको रिकमेंड भी किया है खरीदारी करने के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो उनकी भी तरफ से ये बेहतरीन पिक है। मुझे बिल्कुल याद है जैन साहब, आपकी भी रिकमेंडेशन आई हुई है। आइए बढ़ते आगे, और एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा एक्शन में है आज वो है सिप्ला। क्यों, जरा समझ लीजिए सिप्ला में हो क्या रहा है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी, क्या सिप्ला के लिए बड़ी खबर है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ब्लड कैंसर की जो दवा है रेवलीमेड, इसको लेके जो पेटेंट था उसका ये मुकदमा चल रहा था कंपनी के साथ। जो सेलजीन कॉर्पोरेशन है उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था कई कंपनीज के साथ, लेकिन अब सिप्ला ये चौथी कंपनी बन रही है जिन्होंने ये जो मामला था ये सुलझा दिया है, समझौता कर लिया है इस मुकदमे पे, और जो ब्लड कैंसर की दवा है रेवलीमेड उस पर जो पेटेंट का विवाद था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि मार्च 2022 के बाद जो सीमित वॉल्यूम है उसमें
दवा को लॉन्च कर पाएगी यूएस में, इसलिए ये पॉजिटिव खबर इसके लिए आती हुई दिख रही है। 31 जनवरी 2026 से सीमित वॉल्यूम में जो बिक्री की मंजूरी है वो मिलती हुई दिख रही है कंपनी को। और आप देखिए 1 फरवरी 2026 से बिना कोई रोक के ये इस दवा को बेच पाएंगे। अब ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जितने भी एनालिस्ट हैं इनका ये मानना है कि ऑन एन एवरेज ये 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति शेयर को ऐड करता हुआ दिख सकता है रेवेन्यू टर्म्स में, और साथ ही ईपीएस इसका बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप देखें तो अमेरिका में इस दवा का जो बाजार है वो करीब $700 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है, तो एक बड़ा मार्केट इसके लिए होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही 2025 के बाद ये कंपनी बिना कोई रोक के बेच पाएगी, तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। ब्रोकिंग हाउसेस की क्या मानना है? सबसे पहले अगर आप क्रेडिट स्विस की माने तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, 835 का लक्ष्य था वो बढ़ाकर आप 885 के दे रहे हैं। इनका मानना है कि FY23 से FY26 के बीच में करीब $30 करोड़ के अधिक कैश फ्लो की उम्मीद की जा रही है। और नोमुरा के मानना है कि रेवलीमेड के समझौते के चलते 42 रुपीस प्रति शेयर ईपीएस बढ़ता हुआ दिखेगा। अक्टूबर 2025 तक इनका जो मार्केट शेयर है इस दवा में पर्टिकुलरली करीब 8% तक होता हुआ दिखेगा, 4 से 8% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो दुगना हो सकता है। तो ये एक बड़ी मार्केट होती हुई दिख रही है और बिना कोई रोक के अगर आने वाले सालों में ये दवा को बेच सकते हैं तो एक बड़ी खबर सिप्ला के लिए होती हुई दिखी है। ओके, सिप्ला के लिए बन सकती है बड़ी खबर ये, और इसी खबर के दम पर सिप्ला का स्टॉक बड़े एक्शन में भी है। आज ऊपर खुला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन अब भी 3% की बढ़िया मजबूती बरकरार है इस स्टॉक में। तो यहां पर एक्शन भरपूर है, कई और स्टॉक्स में, जैसे कि ग्रेफाइट, एचईजी, इलेक्ट्रोड का कारोबार करने वाली इन कंपनियों में क्या हो रहा है जरा आशीष हमारे साथ बताने के लिए रिसर्च करके आए। आशीष, अब ये तो स्टॉक भाग ही जा रहे हैं। अनिल जी, जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो एचईजी ने करीब 19% और ग्राफाइट इंडिया ने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 54%। जी अनिल जी, और काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से न्यूज फ्लो बन रहा है पूरे आयरन और इंडस्ट्री में, स्टील सेक्टर में अगर आप देखें हाल ही में जीएसपीएल ने जो आंकड़े रिपोर्ट किए, इनके उत्पादन में करीब 15% के आसपास की सालाना बढ़त देखने को मिली। स्टील की डिमांड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। अब ग्राफाइट इलेक्ट्रोड का अगर आप देखें तो इससे सीधा रिलेशन है, क्योंकि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है स्टील उत्पादन में काम आता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस के थ्रू जब स्टील का उत्पादन होता है इसमें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए क्योंकि स्टील जो कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है इसके लिए मांग में बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। ना कि सिर्फ मांग बढ़ रही है, कीमतों में भी अगर आप देखें तो 13 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रही है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की कीमतें और करीब 25 से 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है। चाइना में भी अगर आप देखें तो डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 2017-18 इनके लिए यादगार रहा था जब कंपनीज ने 9 गुना का रिटर्न दिया था। काफी बढ़िया रनअप दोनों ही कंपनीज ने देखने को मिला था। लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो स्टॉक अभी भी आपको काफी ज्यादा सस्ते नजर आएंगे। लगभग 70% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो आउटलुक है इनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। मुझे याद आता है कि एचईजी के मैनेजमेंट से जब हमने तिमाही नतीजों के बाद बात की तो उन्होंने कहा था कि इन्वेंट्री लेवल इससे पहले हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी कंपनीज के पास, अब लेकिन जब अगर आप देखें तो जो इनकी इन्वेंट्री है उसमें कमी आती हुई नजर आ रही है और मान रहे कि अगली तिमाही से अगर आप देखें तो एक इन्वेंट्री पूरी खत्म हो जाएगी और वहां से एक इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो स्टील कंपनी से लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, ये भी इनके फेवर में अच्छी तेजी देखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी तेजी बरकरार रहेगी। ओके, तो ये है वो स्टॉक। पहले तो ऐसा लगा हुआ है कि सारे स्टॉक चल रहे हैं मिड कैप्स में तो ये भी चल रहे होंगे, लेकिन फिर समझ में आया कि ये तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। 50% एक महीने में बढ़ जाना मतलब एक्शन तो बड़ा हो रहा है यहाँ पर लगातार तेजी की तरफ, और उसकी वजह भी अपने आप में तो एचईजी और ग्रेफाइट के जरा चार्ट्स देखे जाए एक बार, क्योंकि ये ज्यादा भागा है। तो ग्रेफाइट के बंसल जी जरा चार्ट देखिए, बताइए ना जरा क्या लेवल है इसके लिए। देखिए अनिल जी, अभी तो ये भागना शुरू हुआ है। अभी तो इसने पहले एक नेकलाइन तोड़ी थी और काफी बीटन डाउन स्टॉक है और 291 के अराउंड चल रहा है। और यहाँ पर जो मेजर लेवल है अभी ये शॉर्ट टर्म में देखें तो एक लेवल को इसने तोड़ा है, 280 के लेवल को तोड़ा है। तो जिनके पास है जो लेना चाहते हैं 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में जो पहला टारगेट बैठता है 304, 305 का बैठता है और इसके लिए एक बड़ा लेवल है 325 का। 304, 305 एक निकट का लक्ष्य है। पहले तो उन लेवल्स के लिए बाय करना चाहिए। एक बार ये लेवल आएंगे अनिल जी तब इसको रिव्यू करना चाहिए और बड़ा एक्शन इसमें देखने को मिलेगा जब 315 से 325 के लेवल्स टूटेंगे। एज ऑफ नाउ 280 एक क्लियर स्टॉप लॉस है, उसके साथ स्टॉक बाय एंड होल्ड है।
है आपके लिए ग्रेफाइट पर आइए अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। और आज एक बड़ी स्पेशल कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल, एनबीसीसी। बात करेंगे उनके टॉप मैनेजमेंट से। एनबीसीसी वैसे तो आप सब जानते पहचानते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं आपको कंपनी का दे दूं। 1960 में सरकारी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के तौर पर इस कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत की। 2012 में आईपीओ भी आया, मिनी रत्न का दर्जा भी मिला, और 2014 में नवरत्न का दर्जा भी मिला इन्हें। और 2018 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो पहुंची रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर 80,000 करोड़। जी हाँ, एक जमाने में 2018 में, अब से 2 साल पहले 80,000 करोड़ तक की इनकी बुक बनती हुई दिखी थी। अब आइए कंपनी के नए सीएमडी साहब है, जो लगभग साल भर पहले जिन्होंने अपना पदभार संभाला है, वो है पवन कुमार गुप्ता साहब। उनसे करते हैं बातचीत, उनका करते हैं स्वागत। गुप्ता साहब का मैं आपको परिचय दूं। अक्टूबर 2019 यानी कि 1 साल से वो कंपनी के सीएमडी पद पर है। एनआईटी कुरुक्षेत्र से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, एमटेक किया है आईआईटी दिल्ली से। इसके अलावा जो कुछ बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल कंपनी है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते थे राइट्स रेलवे वाली जो कंपनी है, उनमें उन्होंने बड़ा काम किया है और राइट्स को इन लेवल्स पर लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। 33 साल से ज्यादा का अनुभव भी उनका है। 125 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर चुके हैं। तो गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस वक्त एनबीसीसी पर न सिर्फ एनबीसीसी के इन्वेस्टर्स बल्कि देश भर के कई सारे होम बायर्स हैं, उनकी भी नजरें हैं, क्योंकि आप जो मुश्किल में पड़े डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके घर बनाकर देने का काम कर रहे हैं। बताएं सर, इस वक्त इस पूरे जो डेवलपर से प्रोजेक्ट्स लेकर होम बायर्स को डिलीवर करने की जो योजना है उसे विस्तार से बताएं। वहां पर एनबीसीसी क्या काम कर रही है, कितने ऑर्डर्स आपके हाथ में है इस वक्त, और वो कब तक आप पूरा करेंगे? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारा आम्रपाली का है, जिसमें हमें 46,500 के करीब घर जो है स्टार हाउसेज हैं वो होम बायर्स को देने हैं। उसमें करीब 25 प्रोजेक्ट हैं। 25 प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट हम हैंडओवर कर चुके हैं। 20 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट का टेंडर हमने लास्ट वीक अवार्ड किया है, और एक प्रोजेक्ट टेंडरिंग में है, और एक प्रोजेक्ट का अभी टेंडर होना है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और इनकी करीब वैल्यू 8300 करोड़ 8300 करोड़ के आसपास है। हम कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है, और 2023 के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम सारे के सारे ये मकान डिलीवर करके होम बायर्स को दे देंगे। उनकी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक कंपनी के कार्यकलाप का संबंध है, इस साल में हमने 9,000 करोड़ के टेंडर अवार्ड किए हैं, जो कि और अभी 3-4 महीने बाकी हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि साल के अंत तक 12-13,000 करोड़ के टेंडर हम अवार्ड कर देंगे, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है अभी तक। और ये सारे काम चल रहे हैं, इनमें कोई ऐसा काम नहीं है जो फंड्स के कारण या किसी कारण से टाल हो। ठीक बात, परफेक्ट है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो एक हमने कुछ दिनों पहले खबर की थी, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी, जो बीएसएनएल था पहले, बीएसएनएल जो टाटा कम्युनिकेशन में मर्ज हुआ, उससे जो अलग कंपनी बनी हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, वो भी सरकारी कंपनी है, उसका भी बड़ा लैंड बैंक है चारों महानगरों में। तो गुप्ता साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एनबीसीसी वो लैंड बैंक भी डेवलप करने के लिए हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के साथ करार करने वाली है, बातचीत चल रही है, अगर क्या उस पर स्टेटस है या उसके बारे में बताएं सर। नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है, बट क्योंकि ये खबर हमारे पास आई है तो हम अब उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ काम कर सकें। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, ऑर्डर्स की तो आपको कभी कमी रही नहीं, एनबीसीसी के पास हमेशा ऑर्डर्स जितने चाहिए मिलते हैं। थोड़ा एग्जीक्यूशन को लेकर लोगों को चिंता है कि एग्जीक्यूशन और फास्ट कब होगा, और पिछले 2-3 सालों में थोड़े से क्वेश्चन मार्क लगे भी हैं। तो ये बताइए सर, एग्जीक्यूशन को लेकर क्या कैपेबिलिटीज नई आप बना रहे हैं, कैसे फास्ट करेंगे, ये बताइए। एग्जीक्यूशन में हमने जो कुछ स्टेप लिए हैं, एक तो अब हमने बड़े बड़े काम और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए हैं। उससे काम की स्पीड बढ़ेगी, काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी, और जो हमारी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी कम होगी। तो एक ये स्टेप हमने लिया है।
कि अब छोटे कॉन्ट्रैक्टर ने देने कम कर दिए, छोटा बिजनेस लेना भी कम कर रहे हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक मेजर बूस्ट होगा और इसी का रिजल्ट है कि हम 9,000 करोड़ के टेंडर अभी तक अवार्ड कर पाए पेंडेमिक होने के बावजूद, जिसमें 2-3 महीने वर्चुअली कोई काम नहीं हुआ था। ठीक बात है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक में सबको दिक्कत आई, एग्जीक्यूशन कम भी हुआ। अब सर उसके पहले और अभी के लेवल में कितना ऑपरेशन आप नॉर्मल कर चुके हैं? अभी क्या वापस 100% कैपेसिटी पर हो रहा है या अभी भी थोड़ा आना बाकी है? थोड़ा आना बाकी है अभी। हम कह सकते हैं 80-85% के लेवल पे आ गए। अच्छा, एक और अच्छी बात आपकी कंपनी को लेकर जो है वो कि आपको मतलब पैसे की कमी नहीं है, तो थोड़ा ये बताएं सर कि इस वक्त कितना कैश है? हमारा अंदाजा 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास कैश है, डेट फ्री है, क्या ये सही है सर? नहीं, हम डेट फ्री कंपनी है और हमारा पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है और पैसे की हमें कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज। बट रियल एस्टेट मार्केट अभी भी थोड़ा सा स्लगिश है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वो इससे बाहर निकलेगी, तो स्पीड से हमारे कामों की ओर बढ़ेगी। कंपनी की आगे रणनीति क्या है, योजना क्या है, प्लान क्या है? कैसे गुप्ता साहब आप कंपनी को आगे ले जाने का मन बना रहे हैं? क्या करने वाले हैं आप? हमारा मेजर फोकस रीडेवलपमेंट पे है, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, लैंड बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमने अभी एक करार साइन किया है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो पुराने उनके बस डिपोज हैं उनको रीडेवलप करने का और वहां पे प्रॉपर्टी डेवलप करने का। दिल्ली जल बोर्ड के साथ हमारी बात चल रही है, उनका लाजपत नगर में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, वो बात चल रही है उनको रीडेवलप करने की। बेंगलोर में एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है, वो भी बहुत एडवांस स्टेज में है। तो मेजर फोकस हमारा बड़े कामों पे और रीडेवलपमेंट पे है, जिसमें कुछ पैसा मार्केट से आ जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और प्रोजेक्ट भी बड़े साइज के होते। और गुप्ता साहब, जो आपका इतना लंबा अनुभव है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का, वो एनबीसीसी पे बड़ा काम आएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और कंपनी फिर से उसी तरह की जो 4-5 साल पहले बड़ी पसंदीदा कंपनी हुआ करती थी पूरे मार्केट की, उसी तरफ फिर से आगे बढ़ेगी, ये हमारी शुभकामनाएं भी है और उम्मीद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। धन्यवाद सर। ओके, तो ये थे पवन कुमार गुप्ता साहब, सीएमडी एनबीसीसी के, बताते हुए अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे भी है, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आने की तैयारी में, जरा उस पर मैं वागले साहब से राय लूं। और जय भी तैयार है, तो पहले एक काम करते हैं, जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, एक स्टॉक में क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक का नाम है बाटा। इसमें से एक रनिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है करीब 1580 के आसपास। इसका कॉल ऑप्शन 1580 का ही हम एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेंगे। 58 से 60 के रेंज में लेंगे अनिल जी। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है इसमें। ऑन द लोअर साइड इसमें हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है करीब 44 पर। सो 44 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे। पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो 87 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 99 का। 87 एंड 99 ये दो टारगेट्स के लिए बाटा का 1580 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी, जो रेंज ब्रेकआउट है बाटा में काफी समय के बाद आ रही है। इनफैक्ट 1520 से लेकर ऊपर में लगभग हम देख रहे हैं 1590 तक की एक रेंज ब्रेकआउट आई है। इसमें तो लगभग 65-70 पॉइंट का एक ब्रेकआउट है। तो ये लेवल से अगर मैं देख रहा हूं, बाटा जो करीब 1580 के आसपास ये ब्रेकआउट दिया है, 1650 तक के लेवल हमें क्लियरली दिखा सकता है ये स्टॉक। इसीलिए एट द मनी स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन हम लेकर चलेंगे 1580 का। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बाटा पर 1580 का कॉल खरीदने की। आइए, चेतन भूटानी हमारे साथ है इस वक्त, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से एक इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं और बड़ी खबर भी। चेतन से जानते हैं क्या है खबर। चेतन बताइए, कहीं कहीं आप कुछ ना कुछ ड्यूटी लगवा रहे होंगे, या तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़वाओगे या कुछ ना कहीं ड्यूटी कम करवाओगे, कहीं कहीं आत्मनिर्भर भारत, ये आपकी बड़ी तगड़ी स्टोरी जो सबसे पहले आती है सबके सामने। आज क्या खबर है आपके पास? सर, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस समय खबर दे रहे हैं वो ये है कि जो नवंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग करी गई थी जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
प्रेजेंट है और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इनफैक्ट प्रेजेंट है। उसमें भारत सरकार ही अब डिसीजन लेने वाली है कि जो इंपोर्ट रूल्स हैं डोमेस्टिक एडिबल ऑयल के लिए वो अब बदलने वाले हैं। गवर्नमेंट अब ये कंसिडर कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और रेपसीड ऑयल, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो और ये डोमेस्टिक कंपनीज जैसे अदानी एंटरप्राइजेस और ऊंची सोया को बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिलेगा। गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि जो क्रूड पाम ऑयल, जो कच्चा माल अगर कोई खरीदता है तो कच्चे माल पे भी जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करी जाए या फिर कंप्लीटली हटाई जाए, ताकि जो डोमेस्टिक कंपनी से कच्चा माल खरीद सके और देश में रिफाइन कर सके, जिससे आत्मनिर्भरता और बढ़ सके और कंपनीज भी उसके अंदर आ सके। भारत सरकार ये भी चाहती है कि रिफाइंड ऑयल का भी जो इंपोर्ट है उस पर जो बैन है उसको हटाकर रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में लाया जाए, ताकि थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट चलता रहे, कंपटीशन बना रहे और डोमेस्टिक कंपनीज को भी फायदा मिलता रहे। सो इसे 3 से 4 गवर्नमेंट मेजर्स उठाने वाली है। रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड क्रूड ऑयल, तो ऐसे 6 तरीके के तेलों पे भारत सरकार एक्शन ले रही है जो एडिबल ऑयल है। और काफी बड़ा डिसीजन इसमें कुछ समय में आने वाले में आ सकता है, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस चल रही है, तो बाद में आके देखना पड़ेगा कि क्या भारत सरकार फाइनल स्टेप्स लेती है। लेकिन ये प्रपोजल्स अभी कंसिडरेशन में है। के लिए एडिबल ऑयल सेक्टर को सपोर्ट देने की सरकार की तैयारी आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है, स्टॉक विश्वेश जी ने कवर किया है। स्टॉक है MGL, अभी 1090 का भाव है। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी वाली मूव आनी चाहिए और उन्होंने शायद एक 7-8-10 रुपए नीचे में कवर किया है। मैं अभी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 1090 में बाय करे, 108485 तक आएगा तो ऐड करे। 1075 का स्टॉप लॉस होगा तो आपकी रिस्क 15 रुपए की बनेगी और मुझे लगता है ये 1140-1150 तक जाना चाहिए। आज के दिन में शायद 1120-22 का टारगेट होगा, लेकिन आज और कल में 1150 तक में अपसाइड देख रहा हूँ। 5 से 6% की अपसाइड में देख रहा हूँ। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है डेली चार्ट पर। MGL में खरीदारी करने की राय। आइए वक्त है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जैन साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। दोपहर वाले शो में फिर से मुलाकात होगी। मुझे और दीप को आपको इजाजत देनी होगी, लेकिन ब्रेक के उस पार RBI गवर्नर साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने इस वीकेंड पर किया वो आपके लिए आने की तैयारी में है, वो जरूर देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू है, आपको काफी जानकारी भी मिलेगी और ये सब आपके लिए एक बढ़िया, उन्हें गवर्नर साहब को जानने का, उनकी पॉलिसीज और RBI के पूरे एक्शन को जानने का मौका मिलेगा। सबसे विदा लेने का वक्त है। आप सबसे भी निवेदन है अपनी अपनी जगह पर आप सब लोग खड़े हो जाएं। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।